जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसमें बेटा 3 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज बेटा लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर दूसरे का लेक्चर नंबर बेटा है कौन सा? चौथा, 4th नंबर आज बेटा चैप्टर नंबर दूसरे का है। यानी कि इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं और इन सारे लेक्चर जो कंप्लीट हो चुके हैं वो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप आसानी से देख सकते हैं। क्या किस नाम से बनी? क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। उस प्लेलिस्ट में आप सीरियल वाइज सारे के सारे लेक्चर आसानी से देख पाएंगे, ठीक बेटा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। जो रात दिन ईमानदारी से पढ़ते हैं वही बाद में सक्सेस होते हैं। कहने का बेटा तात्पर्य, जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, लगन के साथ पढ़ते हैं, अपनी निष्ठा के साथ पढ़ते हैं, वो ही बाद में सक्सेस होते हैं। यानी यदि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको पर डे का पर डे पढ़ा रहे हैं, पर डे का पर डे सिखा रहे हैं, तो आपको डेली का डेली ही पढ़ना है। यदि आप डेली का डेली सीखेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, तो आपको आराम रहेगी। और यदि यही क्या हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, साथ में लिखते जा रहे हैं, और एक जैसे बुक में लिखा होता थ्योरी, वैसे आपकी कॉपी भी लिखी हुई कंप्लीट हो जाएगी। और जब एग्जाम आएगा उसके 2 महीने पहले खोलोगे तो क्या क्या पढ़ लोगे। इसीलिए रेगुलर मेहनत करनी है। रात दिन कहने का मतलब क्या? रेगुलर मेहनत करनी है। और यदि आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो 100% क्या होंगे? सक्सेस होंगे। यानी कि मेहनत बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, आगे का जीवन आप सुखमय करना चाहते हैं कि आगे का जीवन क्या मस्ती के साथ जिए, सुखमय रहे, तो आपको ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए क्या है? ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ईमानदारी से यदि आप पढ़ेंगे तो वही बाद में क्या होते हैं? सक्सेस। जो ईमानदारी से आज पढ़ेंगे वही बाद में सक्सेस होंगे। इसीलिए पढ़ाई में ईमानदारी शब्द जो, ये बहुत बड़ा, इस ईमानदारी शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। इस ईमानदारी शब्द को यदि आप समझ गए तो 100% सक्सेस हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी कार्य, पढ़ाई ही नहीं, यदि कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी कार्य को यदि आप कर रहे हैं, तो क्या ईमानदारी के साथ करिए। आप 100% देने का प्रयास कीजिए, तो 100% ही आप सफल होंगे दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक बेटा है, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का बेटा आपका मुख्य टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा चैप्टर का नाम क्या था याद है? हम चैप्टर का नाम भी लिखे दे रहे हैं एक बार। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, यही तो था बेटा। तो आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत आपने काफी चीजें सीख ली थी। सबसे पहले प्रिज्म सीखा था। क्या सीखा था? पहले नंबर प्रिज्म सीखा था, पहले लेक्चर में प्रिज्म और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लेक्चर नंबर 1 में सीख लिया था। लेक्चर नंबर 2 में आपने क्या सीखा था? पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। क्या? पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन सीखा था। और क्या सीखा था? वर्ण विक्षेपण लेक्चर नंबर 2 में सीखा था। और आपने लेक्चर नंबर 3 में बेटा सीखा क्या सीखा था? वर्ण विक्षेपण क्षमता। और दूसरा क्या सीखा था? कोणीय वर्ण विक्षेपण। दूसरा बेटा क्या सीखा था? कोणीय वर्ण विक्षेपण। पहला क्या सीखा था? वर्ण विक्षेपण, जो लेक्चर नंबर 3 में आपने सीखा था। हम लिखे दे रहे हैं एक बार। क्या सीखा था? वर्ण विक्षेपण क्षमता। और इसके पहले पढ़ा था बेटा कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और ये दोनों टाइप
कोणीय वर्ण विक्षेपण को बेटा थीटा से लिखते थे और वर्ण विक्षेपण क्षमता को बेटा ओमेगा से लिखते थे। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट है कि दोनों टॉपिक आपको 2 नंबर दिला सकते हैं यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता हो, ज्यादातर ये पूछा जाता है। और आज का आपका लेक्चर नंबर कौन सा? चौथा। तो यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो इतना टॉपिक था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात किस पे करेंगे? प्रकीर्णन पर। कि किस पे बात करेंगे? प्रकीर्णन पर बेटा, ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन आप पढ़ लो, फिर चैप्टर समाप्त। ये चैप्टर छोटा है, पहला चैप्टर आपने काफी बड़ा पढ़ा था ना, काफी लेक्चर पढ़े। कितने लेक्चर टोटल पढ़े थे? न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल 30 लेक्चर पढ़े हैं पहले चैप्टर में, कुल 30 लेक्चर हुए पहले चैप्टर में, इसमें इतने नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपका मुख्य टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चा प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या, पहले आप लिख लीजिए हमारे साथ में, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले लिख लीजिए साथ में और नोट्स बनाते रहे, नोट्स ही आपके सच्चे साथी। ध्यान से लिखिएगा बेटा, ध्यान से देखो। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी कण या क्या अणु भी लिख सकते हैं, कण हो या अणु। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर आपतित होती है, ऐसे लिख लो। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे कण पर आपतित होती, किसी ऐसे लिख लो यहां पे, किसी ऐसे कण, या इसी को क्या कहते हैं? अणु। ये सही कर लेना। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे कण या अणु पर आपतित होती है जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। क्या कहता है? जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो प्रकाश, जिसका आकार क्या होता है बेटा? है जिसका आकाश लिख गया बेटा, आकार है। जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो वह कौन बेटा? तो वह मतलब कण। तो वह का मतलब क्या है? कण। तो वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। या प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर, या खाली यहां लिख सकते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को क्या कर लेता है बेटा? अवशोषित कर लेता है। अवशोषण के पश्चात प्रकाश को चारों दिशाओं में
उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब क्या, फैला देता, उत्सर्जित कर देता है, चारों दिशाओं में बेटा क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जन की, उत्सर्जन की, उत्सर्जन की, उत्सर्जन की इस क्रिया को, इस क्रिया को, उत्सर्जन की इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं बेटा। अभी क्या कहा, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे कण पर आपतित होती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषण के पश्चात प्रकाश को चारों दिशाओं में उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जन की इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उत्सर्जन की इस क्रिया को बेटा क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान से देखो कैसे बेटा, कहने का तात्पर्य है, जैसे ये हम ले लिया कोई कण, क्या ले लिया, ध्यान से देखो, ये कोई हमने एक कण ले लिया, ये कण ले लिया, इस पे क्या आ रही है, ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आ रही है, यानी प्रकाश की किरणें इस पे आपतित हो रही हैं। जब प्रकाश की किरणें इसके अंदर आपतित होंगी तो ये प्रवेश करेंगी अंदर, तो प्रवेश कर गई। अब चूंकि प्रकाश की किरणों की जो तरंगदैर्घ्य अधिक है और कण का आकार बहुत छोटा है, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये सारी जो किरणें यहाँ से हमने आपतित की, ये कण इनको अवशोषित कर लेता है। और जब ये कण अवशोषित कर लेता है तो अवशोषण के बाद क्या लिखा, अवशोषण कहाँ गया, अवशोषण के पश्चात प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। इसको अवशोषित कर लेता, अवशोषण के पश्चात क्या करता है, प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। ऐसे ऐसे ये चारों दिशाओं में प्रकाश क्या होता है, फैलने लगता है। जो ब्लू कलर से बनाया है, देखो चारों दिशाओं में प्रकाश क्या कर रहा है, फैल रहा है। कैसे बेटा, ये हमारा छोटा सा कण था, इस कण में प्रकाश की किरण हमने आपतित की। जब आपतित करते हैं तो इस प्रकाश की किरण को ये कण क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्यों, क्योंकि कण का आकार छोटा है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसलिए इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषण कर लेता है तो अवशोषण के पश्चात क्या करता है, इस प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, यानी कि उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जन करने का मतलब क्या, चारों दिशाओं में फैला देता है। इस घटना को ही या इस क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान समझो क्या कह रहा है, जब किसी प्रकाश की किरण, कोई हमने एक कण ले लिया, मान लेते हैं छोटा सा कण है, ये हमारा जो मुट्ठी है, ये छोटा सा कण है, इस पे हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण इस पे आपतित की, प्रकाश इस पे हमने आपतित किया। जब प्रकाश इस पे आपतित करें तो जितना हम प्रकाश आपतित करेंगे इस पे, इस मुट्ठी पे, तो क्या करेगा, वो सारा प्रकाश इसे अवशोषित कर लेगी। जब अवशोषित कर लेगी तो अवशोषण के बाद से जब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा, भाई यहाँ से प्रकाश निकलेगा कि नहीं, जब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो यह प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, ठीक है, ये चारों दिशाओं में, चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलेगा, चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलेगा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सामान्य भाषा या एक लाइन में कह सकते हैं, प्रकाश का चारों तरफ फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का चारों तरफ फैलना ही, क्योंकि देखो प्रकाश का चारों तरफ फैल रहा, तो प्रकाश का चारों तरफ फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। वही डिफिनेशन में लिखा, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे कण पर आपतित होती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। कण का जो आकार होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। जैसे ही हम प्रकाश की किरण इस कण पे आपतित कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इस प्रकाश की जो किरण हम आपतित कर रहे हैं इसको ये अवशोषित कर लेता है। यह अकेले मान लेते हैं कि छोटा सा कण है, इसको क्या कर लेता है बेटा, अवशोषित कर लेता है। जैसे ही प्रकाश को ये अवशोषित कर लेगा उसके बाद क्या करेगा, इसका उत्सर्जन भी तो करेगा। तो क्या करता है, जब अवशोषित तो कर लेता है, अवशोषण के पश्चात इसका चारों दिशाओं में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित करता है, लेकिन कैसे, प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
यानी कि प्रकाश को प्रकीर्णन, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना ही सामान्य भाषा में कहना चाहे प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसको नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा? तो आइए, तो आप समझ गए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में पूछा जाता है ज्यादातर, उसको समझो बेटा। हो गया बेटा? चित्र नहीं बनाइएगा, चित्र समझाने के लिए ही बनाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ध्यान समझो। अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा भी जाता है। क्या टॉपिक है? देखो बेटा, प्रकीर्णन संबंधित रैले का नियम। क्या? प्रकीर्णन संबंधित रैले का नियम। ये नियम इंपॉर्टेंट है और इसके उदाहरण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। इसके उदाहरण 1 नंबर में पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो उदाहरण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नियम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हेडिंग डालो पहले, रैले का, प्रकीर्णन संबंधित रैले का नियम। क्या? प्रकीर्णन संबंधित, प्रकीर्णन संबंधित बेटा क्या है? रैले का नियम। बहुत अच्छा बेटा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। क्या? प्रकीर्णन संबंधित रैले का नियम इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। क्या लिखोगे? इनका पूरा नाम जो बेटा था लॉर्ड रैले था। क्या? लॉर्ड रैले। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिएगा बेटा, लॉर्ड रैले के नियमानुसार। क्या बेटा? लॉर्ड रैले के नियमानुसार क्या होता है? देखो बेटा, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। क्या? ध्यान से देखिए, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। क्या? किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ बेटा, मतलब कि उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या होता बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। उसकी तरंग दैर्ध्य के बेटा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कण का, जबकि कण का आकार प्रकाश की तुलना में, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कह सकते हैं, जबकि कण का आकार प्रकाश की तुलना में या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बेटा, तरंग दैर्ध्य की तुलना में कैसा होता है बेटा? बहुत छोटा होता है, या छोटा होता, बहुत छोटा होता है। लिख लीजिए, अभी बता रहे हैं बेटा, ठीक। नई लाइन से, यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता बेटा, देखो ब्लैक से लिख देते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, क्या मान लिया? जो हमने प्रकीर्णित प्रकाश की जो बेटा तीव्रता, इसको क्या मान लिया? आई, तथा तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य कितनी? लैम्डा हो तो बेटा एक मिनट यहां थोड़ा सही कर लेंगे। किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसकी तरंग दैर्ध्य के, एक मिनट यहां थोड़ा मिस्टेक होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात लगा लो, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती, अब सही होगा, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखो कैसा कहा, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और आपने प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या मानी? आई, तो ये बेटा हमारा आई हो गया, उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्या? उसका उल्टा, यानी कि 1/λ⁴ ये होता है। मतलब जो इतनी बड़ी आपने लैंग्वेज लिखी है सॉरी, जो इतनी बड़ी आपने लैंग्वेज लिखी है उसका सिर्फ इतने में समाहित है। ध्यान से देखो क्या कहा, क्या कहा? जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश का जो फैलाव होता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होती? व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ पा रहे हैं? उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने यहाँ मान लिया क्या? यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है और तरंग लैम्डा, तो क्या? लैम्डा व्युत्क्रमानुपात, सॉरी आई व्युत्क्रमानुपाती λ⁴ ये हुआ प्रकीर्णन संबंधित रेले का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर तो आपको 100% दिला के जाएगा, कभी कभार ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभार 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ध्यान से देख लो बेटा, लिख लो। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो बेटा तुरंत आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, नोट कर लो बेटा, इसको फटाक से लिखो। और बेटा आप शेयर सभी लोग जरूर करते रहें, शेयर जरूर करें बेटा, और कमेंट करके बताइए कि कैसी क्लास आपको लग रही है। ओके बेटा, चलो ठीक है, नोट कर लो। इसके नीचे बेटा रब पर है नियम, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, इधर ध्यान से देखना। अब देखो बेटा, जिस रंग की बेटा तरंग दैर्ध्य क्या होती? कम होती है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। कैसे बेटा? क्या हमने कहा? जिस रंग की तरंग दैर्ध्य बेटा कैसी हुई? कम। तरंग दैर्ध्य यदि कम हुई तो उसका बेटा जो प्रकीर्णन होगा, और यदि तरंग दैर्ध्य, देखो ध्यान से, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। और प्रकीर्णन कह रहे हो सर जी, 2 बार वही रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हमने कहा जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, 1 मिनट, यहां कम लिखो और यहां अधिक लिख लो। यहां अधिक हो गया और यहां हो गया कम। कैसे बेटा? ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या, ये लिखा क्यों हमने कहा जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन बेटा अधिक होगा। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, तथा जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होगा। बात समझ में? जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, जब जिस रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, जब तरंग दैर्ध्य हमारी क्या होगी? कम होगी। जब तरंग दैर्ध्य कम होगी तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा बेटा? अधिक होगा। और जब जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। क्योंकि क्या होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बेटा क्या होती है? बहुत अधिक होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है बेटा? बहुत अधिक होती है, तो उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है? कम होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है? कम होता है। जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। लिख लो बेटा इस पॉइंट को। देखो बेटा, लिखो, तब कर रहे हैं। हमने क्या कहा? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? कम। ये क्या होता है? लाल रंग की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक है, ये लाल रंग के लिए नीचे वाला है, लाल रंग के लिए, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक, इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा। और ये ऊपर क्या है? बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, क्योंकि क्या है? तरंग दैर्ध्य कम इसकी होती है बैंगनी रंग की, इसलिए प्रकीर्णन इसका क्या होगा बेटा? अधिक होगा। देखो बेटा कैसे,
इसको लैंग्वेज में लिख लो, इसी के नीचे जो नियम लिखा उसी के नीचे लिख लो। क्योंकि क्या लिखो, ऐसे लिख लो, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बेटा कैसी होती है? अधिक होती है। इसलिए प्रकीर्णन क्या होगा बेटा? कम। यानी प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। प्रकीर्णन कम होगा। नई लेंस से क्या होता है? बैंगनी रंग का, बैंगनी और नीले रंग की भी कम होती बेटा। बैंगनी रंग क्या? नीले रंग की भी कम होती। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है, इसलिए क्या होगा? प्रकीर्णन बेटा क्या होगा? अधिक होगा। ये आपका टॉपिक प्रकीर्णन संबंधी जो रैले का नियम था वो कंप्लीट होगा। क्या? प्रकीर्णन संबंधी जो बेटा रैले का नियम था वो आपका यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो बेटा। सो क्या कर ले? फटाक से नोट कर लो बेटा। प्रकीर्णन संबंधी जो रैले का नियम था वो कंप्लीट होगा। इसको फटाक से बेटा नोट कर लो पहले आप। नोट हो गया भैया? अब देखो, लाल रंग की अब तरंगदैर्ध्य क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए प्रकीर्णन इसका कम होता है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस बात से आप सहमत हैं मुझे लग रहा है। अब क्या है? प्रकीर्णन संबंधी आपने सीख लिया कि प्रकीर्णन होता क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, और प्रकीर्णन संबंधी लॉर्ड रैले का नियम सीख लिया। प्रकीर्णन संबंधी रैले का नियम सीख लिया। अब बेटा क्या आपको सीखना है? प्रकीर्णन संबंधी जो उदाहरण होते हैं, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इससे कौन कौन से उदाहरण संबंधी हैं वो आपको सीखना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। क्यों? क्या रीजन है? इसका हम सिखाएंगे आपको। यानी कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है वो अभी हम आपको सिखाएंगे। और लाल रंग की खतरे के सिग्नल लाल बना होते हैं, क्यों? खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, क्यों? कितने उदाहरण बेटा इसके? प्रकीर्णन संबंधी कितने उदाहरण आपको पढ़ने हैं? हम लिखे दे रहे हैं बेटा, जो आपको पढ़ने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझो। ये प्रकीर्णन संबंधी, इसी में उदाहरण डाल लेना। प्रकीर्णन संबंधी उदाहरण, प्रकीर्णन संबंधित उदाहरण, प्रकीर्णन संबंधित उदाहरण यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण। प्रकीर्णन का मतलब क्या है? प्रकाश लिखना चाहो तो इसके पहले लिख सकते हो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के प्रकीर्णन ऐसे लिख सकते हो उसके पहले, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण। ठीक है, या प्रकीर्णन संबंधित उदाहरण। ध्यान से समझो। प्रकीर्णन संबंधित उदाहरण पहला बेटा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। पहला क्या है? ये नियम। स्वच्छ आकाश का रंग हम लिखे दे रहे, पूरा क्वेश्चन ही लिखे दे रहे हैं जितने हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये आपको हम कल सिखाएंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण, सारे उदाहरण आज कंप्लीट कर लो, लिखे दे रहे हैं, कल इनको विस्तार से हम आपको बताएंगे। ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा सूर्य उदय
तथा सूर्य अस्त होने के समय सूर्य अस्त होने के समय सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त होने के समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा उदाहरण बेटा है स्वच्छ बादल या बादल खाली बादल लिख लो, चलो। बादल श्वेत या सफेद दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बादल सफेद किससे? प्रकाश के प्रकीर्णन से के कारण बादल कैसे दिखाई देते? सफेद दिखाई देते। और चौथा लिख लो बेटा, खतरे के सिग्नल। क्या? चौथा, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। ये चार आपके क्या हैं? प्रकीर्णन संबंधित उदाहरण। कितने बेटा? ये चार प्रकीर्णन से प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित ये बेटा कितने उदाहरण हैं? आपके पास चार। और ये चार उदाहरण एक एक नंबर से बारी बारी से कोई ना कोई से पूछा जाता रहता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये आपका जो पहला है, ये प्रकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार आपके एग्जाम में आया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? पूछेगा स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। और ऐसे क्या पूछा? सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है क्यों। इसी के आगे क्यों लगा देगा। बादल सफेद दिखाई देते हैं क्यों। बादल सफेद दिखाई देते हैं क्यों। और खतरे के सिग्नल सफेद या श्वेत, सफेद कह लें या श्वेत, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं क्यों। सब में क्यों क्यों लगा दो, ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कल की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बढ़िया क्लास आएगी, तो कल की क्लास आप अटेंड करना कतई ना छोड़ें। ठीक बेटा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग सभी छात्र कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।